दुनिया में पीएम मोदी का जलवा। कायम है पीएम मोदी का जादू। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। दुनिया बोले नमो नमो। कोरोना काल में भी दुनिया ने एक बार फिर नमो नमो के सामने नमन किया है। कोरोना काल में भी दुनिया ने पीएम का सम्मान किया है। कोरोना काल में भी पीएम मोदी की वजह से पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा लहराया है। कोरोना काल में भी पूरी दुनिया में पीएम मोदी के नमो मंत्र की गूंज सुनाई दी है। आज हमारा सीना गर्व से और चौड़ा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय अप्रूवल रेटिंग में एक बार फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर है। दुनिया के बाकी नेता उनसे बहुत पीछे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो शख्सियत, वो नाम जिसकी सादगी और अटल निश्चय के आगे एक बार पूरी दुनिया फिर नतमस्तक है। दरअसल दुनिया भर में सर्वेक्षण और रिसर्च करने वाली फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी 55% स्वीकृति रेटिंग के साथ दुनिया भर के नेताओं में टॉप पर हैं। इस सर्वे में यह भी सामने आया कि पीएम मोदी की लोकप्रियता दूसरे वैश्विक नेताओं की तुलना में सबसे ज्यादा है। अमेरिका की एक प्रख्यात आकलन करने वाली संस्था है, सर्वे करने वाली संस्था है मॉर्निंग कंसल्ट्स। उसने 13 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के नेताओं का बारे में जनता को क्या लगता है इसका आकलन किया। और भारत के लिए गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा 55% आया है। मॉर्निंग कंसल्टिंग पॉलिटिकल इंटेलिजेंस फिलहाल 13 देशों ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के राजनेताओं की रेटिंग्स पर नजर रखती है। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक 75% लोगों ने नरेंद्र मोदी को स्वीकार किया और उनकी अप्रूवल रेटिंग 55% रही। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर की अप्रूवल रेटिंग 29% रही, जबकि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की रेटिंग 27% रही। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की अप्रूवल रेटिंग 24% रही। मॉर्निंग कंसल्ट ये दुनिया की एक प्रतिष्ठित फर्म है। इसके सर्वे में ये बात स्पष्ट हुई है कि वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में उभर करके एक बार फिर से सामने आए हैं। नेट अप्रूवल की जो स्थिति है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में सर्वाधिक देखने को मिली है। दुनिया पीएम मोदी को उनके इस सम्मान के लिए बधाई दे रही थी और पीएम मोदी ब्रांड इंडिया को ग्लोबल पहचान दिलाने के अपने सपने को साकार करने में जुटे थे। 2021 के दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा को एक नए आईआईएम कैंपस की सौगात दी। आईआईएम संबलपुर का ध्येय मंत्र है नव सर्जनम, सुचिता, समावेशतत्वम। शनिवार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा के संबलपुर में आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के स्थायी कैंपस की आधारशिला रखी।
इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आईआईएम का नया कैंपस ओडिशा को नई पहचान दिलाएगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस सदी में नए मल्टीनेशनल के निर्माण हो रहे हैं, लिहाजा वक्त आ गया है कि भारत के मल्टीनेशनल्स दुनिया में छा जाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रांड इंडिया को ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी खासकर युवाओं की है। ये दशक और ये सदी भारत में नए नए मल्टीनेशनल के निर्माण का है। भारत का सामर्थ्य दुनिया में छा जाए, इसके लिए ये उत्तम कालखंड आया है। आज के स्टार्टअप्स ही कल के मल्टीनेशनल्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान यह भी कहा कि बदलते वक्त के साथ भारत को भी लोकल से ग्लोबल होने का वक्त आ गया है। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया ग्लोबल वर्क प्लेस में बदल चुकी है, लिहाजा भारत को भी उसी हिसाब से चलने की जरूरत है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर के कंसेप्ट से पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज से ग्लोबल वर्क प्लेस में बदल गई है। भारत ने भी इसके लिए हर जरूरी रिफॉर्म बीते कुछ महीनों में तेजी से किए हैं। हमारी कोशिश है कि हम ना सिर्फ समय के साथ चले, बल्कि समय के पहले चलने की भी कोशिश करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल पर 6 शहरों को सस्ते घर का तोहफा भी दिया। साल के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों के 6 शहरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी। इस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड और तमिलनाडु में गरीब लोगों को सस्ते भूकंप रोधी और मजबूत मकान मुहैया कराएंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए देश को नई तकनीक मिल रही है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश को आवास निर्माण की दिशा में राह दिखाएंगे। अब आज से अलग अलग साइट्स पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का टाइम कम होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीबों को ज्यादा रेजिलियंट, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर यह भी ऐलान किया कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत देश के 6 शहरों में 365 दिनों यानी एक साल में 1000 मकान बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इसका मतलब ये है कि रोजाना 2.5 से 3 मकान बनेंगे। उन्होंने इंजीनियरों, विद्यार्थियों और प्रोफेसरों से अपील की कि वो इन साइट पर जाएं और इन प्रोजेक्ट का अध्ययन करें। मैं देश भर की इस प्रकार की सभी यूनिवर्सिटी से आग्रह करता हूं, सभी इंजीनियरिंग कॉलेज से आग्रह करता हूं कि इस फील्ड में जुड़े हुए आपके प्रोफेसर्स, आपकी फैकल्टी, आपके स्टूडेंट्स 10-10, 15-15 के ग्रुप बनाएं। एक वीक के लिए इन 6 साइट पर रहने के लिए चले जाएं, पूरी तरह उसका अध्ययन करें, वहां की सरकारें भी उनको मदद करें। लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की जन कल्याण योजना है, जिसके तहत लोगों के लिए स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए वहां टिकाऊ घर बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में खास तकनीक का इस्तेमाल कर सस्ते और मजबूत मकान बनाए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में फैक्ट्री से ही बीम, कॉलम और पैनल तैयार कर घर बनाने वाली जगह पर लाए जाते हैं, जिसकी वजह से घर बनाने के वक्त की मियाद और लागत दोनों कम हो जाते हैं। रांची में जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम से घर बनाएंगे।
इसमें हर कमरा अलग से बनेगा और फिर पूरे स्ट्रक्चर को वैसे ही जोड़ा जाएगा जैसे लेगो ब्लॉक्स के खिलौनों को जोड़ते हैं। अगरतला में न्यूजीलैंड की स्टील फ्रेम से जुड़ी टेक्नोलॉजी से घर बनाए जा रहे हैं। जहां भूकंप का खतरा ज्यादा होता है, वहां ऐसे घर बेहतर होते हैं। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि जिस तेजी से पीएम आवास योजना आगे बढ़ रही है, उससे अब यह निश्चित हो गया है कि 2022 तक सभी के लिए अपने घर की योजना जरूर सफल होगी। यानी प्रधानमंत्री के मिशन लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत देश जमीनी स्तर पर बदलाव की ओर बढ़ रहा है। श्रीनगर में कारोबारी की हत्या, टीआरएफ आतंकियों ने की हत्या, निवास प्रमाण पत्र पर हत्या, पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान घाटी में अपने आतंकियों के जरिए गड़बड़ी फैलाने की फिराक में रहता है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से आए अमन से पाकिस्तान बेचैन है और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है श्रीनगर में गहना कारोबारी सतपाल निश्चल की हत्या। आतंकियों ने सतपाल निश्चल नाम के कारोबारी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उन्होंने अपने परिवार समेत निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था और कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र पाने पर आतंकियों ने सतपाल निश्चल की हत्या कर दी। सतपाल मूल रूप से पंजाब के रहने वाले थे और पिछले 20 साल से श्रीनगर में गहनों की दुकान चला रहे थे। कश्मीर के हर एक वासी जो कश्मीर से जुड़े हैं, जो कश्मीर के हैं और जिनका कश्मीर से कुछ साल पहले पलायन भी हुआ था, वो कश्मीर में कॉन्फिडेंस रखें, कश्मीर में अपना रहने बसने का इंतज़ाम करें। इसके तहत जब एब्रोगेशन किया तो हर एक नागरिक को वहाँ ज़मीन और प्रॉपर्टी खरीदने का हक मिलना चाहिए। ये जो घिनौनी हरकत है, ये खाली इतना दिखाती है कि कितने बेबस हो रखे हैं पाकिस्तान और उनके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। गुरुवार शाम को श्रीनगर में सतपाल को उसके दुकान में घुस के ही गोली मार दी गई। अस्पताल ले जाते वक्त सतपाल की मौत हो गई और सतपाल की हत्या की जिम्मेदारी ली आतंकी संगठन टीआरएफ ने। टीआरएफ ने इस हत्या के पीछे की वजह जो बताई है वो ये है कि सतपाल बाहरी है और उसने निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। गहनों के कारोबारी सतपाल की हत्या के बाद स्थानीय लोग भी टीआरएफ के आतंकियों की इस कायराना करतूत पर गुस्से में हैं। सतपाल निश्चल की हत्या पर फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने कहा कि ऐसी वारदात को अंजाम देकर आतंकी लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग डरने वाले नहीं हैं। एक माहौल, एक डेमोक्रेसी वापस कश्मीर में लौट के आ रही है। ये इंडिकेशन ही काफी है इनके डिस्परेशन का और इनके फ्रस्ट्रेशन का। सिलेक्टिव किलिंग्स इनका रवैया है, ये इनकी स्ट्रैटेजी है। ये हर वक्त एक डर पैदा करने की कोशिश करते हैं, एक भय पैदा करने की कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो कि फिर वो 4 साल पहले या 5 साल पहले या 3 साल पहले जो माहौल था कश्मीर का, वो फिर लौट आए। तो डराने की स्ट्रैटेजी है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है वहाँ के वो उजागर हो चुके हैं। रात के अंधेरे में सतपाल निश्चल जी की निर्मम हत्या की गई है। ये सब षड्यंत्र पाकिस्तान, आतंकवादियों और अलगाववादियों का है। जम्मू कश्मीर को पिछले 30 वर्षों में पाकिस्तान ने लहूलुहान किया है। पाकिस्तान नहीं चाहता
कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन, चैन और भाईचारे के साथ रहें। दरअसल केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को वापस ले लिया था। इसके बाद साल 2020 में नया भूमि कानून अधिसूचित किया गया था, जो कि किसी भी राज्य में रहने वाले शख्स को जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने का अधिकार देता है। भारत सरकार के इस फैसले पर बौखलाया पाकिस्तान घाटी में लौट रहे अमन से बेचैन है और सतपाल निश्चल जैसे बेगुनाह लोगों की हत्या कर लोगों के दिलों में दहशत पैदा करना चाहता है। पाकिस्तान में बैठे हुए उनके आकाओं की वो हार हो रही है। वो देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर जाना है। जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे है। विकास की बहुत नई गाथा लिखी जा रही। इससे हताश निराश होकर वो आतंकी कुछ एक घटना करके भागे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आर्टिकल 370 हटने के बाद से पाकिस्तान कश्मीर के हालात बिगाड़ने की कोशिशों में जुटा है और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI ने एक नई रणनीति बनाई है और अपनी साजिश के तहत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने मिलकर पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी संगठनों को नए नाम दिए हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका पहले कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के नाम से आतंकी संगठन चला रहे थे और उनको फंड दे रहे थे। अब भी यही रहा है, लेकिन लश्कर का नाम बदल दिया गया है। अब लश्कर को नया नाम TRF यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट दे दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पाकिस्तान पर आतंकी संगठन TRF को खड़ा करने का आरोप न लगे। TRF एक तौर से पाकिस्तान के टेररिज्म नेटवर्क का एक एक्सटेंशन है। जैसे जैसे UN और वर्ल्ड बॉडी के तहत चाहे आप FATF का ग्रे लिस्टिंग ले, उसके बाद काफ़ी प्रेशर रहा है पिछले 1.5-2 साल में पाकिस्तान के ऊपर, और भारत ने भी काफ़ी सहयोग किया है इंटरनेशनल बॉडीज़ का, और भारत के साथ काफ़ी हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर और बाकी मुल्क भी आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान से जो ये दहशतगर्दी फैल रही है उसका खुलासा होते हुए देखा है। भारत सरकार ने जब कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया, उसके तुरंत बाद ही लश्कर ने TRF नाम के आतंकी संगठन की नींव रखी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की माने तो इस संगठन में आतंकियों की भर्ती का जिम्मा सौंपा था लश्कर ने अपने OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर को। यही नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस की माने तो जितने भी TRF के आतंकी या तो मारे गए हैं या फिर पकड़े गए हैं, उनका संबंध सीधे सीधे लश्कर से है और वो पहले से ही पुलिस की हिट लिस्ट में शामिल है। यानी ये साफ है कि पाकिस्तान की नाम बदलने की जो नीति है वो भी काम नहीं आई। पाकिस्तान नए नाम से आतंकवाद का पुराना कारोबार ही चला रहा है और कश्मीर में अमन से बेचैन होकर वहां हालात बिगाड़ने की कोशिशों में लगा हुआ है। अब सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों के नाम क्यों बदले और क्यों ये नाम अंग्रेजी में रखे गए। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दुनिया भर में टेरर फंडिंग के मामलों पर नजर रखती है और FATF ने पाकिस्तान पर इस्लामिक जिहाद को फंड करने की पाबंदी लगाई हुई है। इसके लिए FATF ने पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर अपनी ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। इस प्रतिबंध की वजह से ही पाकिस्तान को दूसरे देशों से कर्ज मिलने में दिक्कत हो रही है। लिहाजा पाकिस्तान ने FATF के डर से आतंकी संगठनों के नाम बदल दिए और उनके नाम अंग्रेजी में रख दिए। पाकिस्तान पूरी दुनिया और खासकर FATF को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर के आतंकी संगठनों से उसका कोई नाता नहीं है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी उसकी इस चाल को भी बेनकाब कर चुकी है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीर पर पूरी दुनिया के सामने फेल हो चुके हैं। यहां तक कि वो आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर मुद्दे के नाम पर दुनिया को न्यूक्लियर जंग की धमकी तक दे चुके हैं, लेकिन इमरान खान और पाकिस्तान की सुनवाई कहीं नहीं हुई। लिहाजा बौखलाए पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद की चाल और चेहरा बदलकर एक और नई रणनीति बनाई है
और अपनी इसी साजिश के तहत वो बेगुनाह लोगों की हत्या कर लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कायर पाकिस्तान एक बात भूल रहा है कि सतपाल के हत्यारे बहुत जल्द अपने अंजाम तक पहुंच जाएंगे और कश्मीर में शांति भंग करने की उसकी नापाक चाल भी नाकाम हो जाएगी।